49 तक का डिस्कशन देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, इट्स सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन रेड टू ग्रीन। ओके, हर एक सिग्नल यही कर रहा है, पहले ग्रीन से रेड हो रहा है एंड अगेन रेड से ग्रीन हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड। पहला जो सिग्नल था, सिग्नल 1 है, वो 25 सेकेंड लिया। ठीक है, और देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, इच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन रेड टू ग्रीन। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, देन सेकेंड सिग्नल टेक्स 39 सेकेंड एंड थर्ड सिग्नल टेक्स 60 सेकेंड्स टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ग्रीन से रेड होने में ये वाला टाइम लगा है। ठीक है, ओके। फिर हमको बोल रहा है द ड्यूरेशन फॉर द ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। जो चेंज है कलर का फ्रॉम ग्रीन टू रेड, वो क्या है, सेम है। कहाँ पर बोला है, द ड्यूरेशन फॉर द ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम, मतलब कि ग्रीन से रेड एंड रेड से ग्रीन में सेम टाइम ही ले रहा है। एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं, इसमें नहीं है क्या, हिंदी वाला हटा दिया है। ओके, तो अगर हिंदी वाला होगा ना, जब अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें तो हिंदी साइड में दिया रहता है, तो एक बार पढ़ लेना अगर डाउट होता है तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ग्रीन से रेड देन रेड से ग्रीन होने में वो सेम टाइम ही ले रहा है। ठीक है, तो अगर ये 25 सेकेंड ग्रीन से रेड हो रहा था तो रेड से ग्रीन लेने होने में भी 25 सेकेंड ही ले रहा है। और अगर एट 2 PM पे क्या हो रहा है, दे टुगेदर टर्न ग्रीन, ये तीनों के तीनों ग्रीन हो जा रहे हैं। ओके, एट विच टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली। तो अगला फिर से उन लोग ग्रीन कब होंगे ये पूछ रहा है साइमल्टेनियसली साथ में। तो क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम निकालो। अब इसको डबल करके भी एलसीएम निकाल सकती थी, लेकिन मैं एलसीएम निकालूंगी फिर डबल करूँगी। ठीक है, तो 60 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 5 का 3 इंटू 2 लिख देते हैं। 39 13 26 दे दें 40, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 13 5 65, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 65, इसको ऐसे लिखते हैं। फिर 6 5 36, 6 6 36 7 7 40, तो 3900 विल बी दी एलसीएम। ये सेकेंड में होगा, है ना। तो अब रेड से ग्रीन होने में भी उसका दुगना ही लगेगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम लोग सीधा एलसीएम को ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 7, तो इतना सेकेंड लगेगा। तो 2 बजे के बाद कब मिलेंगे, तो अब ये सेकेंड में इसको आर में कन्वर्ट कर लो, 7800। तो सेकेंड है तो क्या करेंगे, 60 फिर 60, तब जाके आर में आएगा, है ना। 6 कम 6 7 8, 6 बचे 18। ठीक, फिर 13 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, फिर कितना बचा, 1/6। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 2r हो गया, 1/6 60, सॉरी 10, तो 2r 10 मिनट आफ्टर 2 PM। तो 2 PM के बाद 2 घंटे और, मतलब 4 10, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 40 चिल्ड्रंस हैं आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड वन ऑफ देम से चाइल्ड 1 हैज़ अ रिंग। तो कितने चिल्ड्रन हैं, 40 चिल्ड्रंस हैं, एक के पास रिंग है। ठीक है, द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज पास कर रहे हैं। ओके, चाइल्ड 1 passes to child 2, child 2 passes to child 4, ओके, एंड passes on child 7, ऐसा जा रहा है, एंड सो ऑन। आफ्टर हाउ मैनी सच चेंजेस, कितने चेंजेस के बाद, इंक्लूडिंग चाइल्ड 1, विल बी द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड 1 अगेन। तो बस वही कैलकुलेट करना होगा कि कितने चेंजेस के बाद चाइल्ड 1 के पास वापस आ जाएगा रिंग। तो इसको ऐसे ना लिख के हम लोग सीधा नंबर ही लिखते हैं, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 7 है। तो अब कितना का ये सीरीज़ क्या का लग रहा है, 1 का डिफरेंस है, फिर 2 के बाद 3, 4 के बाद 5 6,
यहाँ पर तो 0 था, ठीक। 5 6 फिर 7 फिर 8 9 को छोड़ो 10 11 12 को छोड़, अरे एक एक आगे बढ़ाते जाना ना। 5 6 के बाद 7 फिर 8 9 10 के बाद 11 फिर 12 13 लिख ही लेते हैं यार पूरा, ये तो गलती हो जाएगी। तो 5 6 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 17 18 19 20 21 22 फिर 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 फिर 38 39 40 41 सिर्फ 40 ही है, टोटल चिल्ड्रन तो 40 ही है ना। तो यहाँ तक का कितना, 3 4 5 6 7 तक का हो गया था। तो अगला वाला 8 8 करना है, तो 37 में पहले 3 8 करेंगे तो फिर 40 हो जाएगा, फिर इधर बचेगा 5, तो अगला 5 के पास आएगा रिंग, नहीं 5 नहीं 6 के पास आएगा ना। 37 38 39 40 1 2 3 4 5, हाँ तो 6 के पास आएगा, 6 के पास आएगा। अब उसके बाद फिर इसमें 9 ऐड करो, 9 6 15, तो फिर 16 के पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 तो 26, तो ये 27, फिर 11 तो 7 और ये 8 तो ये 9, अब फिर इसमें फिर 12 ऐड होगा, 9 10 11 3 4 5, बट इतने तो है ही नहीं, तो 40 से माइनस कर दो 51 को, तो ये 12वें के पास आएगा। फिर 13 ऐड करो तो 3 5 2 14 ऐड करो 5 4 9 3, अब इसमें 15 ऐड करो, सॉरी यहाँ पर 25 नहीं 26 है, 26 फिर 14 4 10 3 4 40 41, फिर अब आएगा 1 के पास। तो अब ये कितना हैंड चेंज करने के बाद आया पूछ रहा है, बस कैलकुलेट कर लेना अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 15 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कहीं पर भी मिस्टेक कर दिए तो और गड़बड़ आ जाएगा, बट डुएबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसका मिडिल टर्म क्या होगा। ये 2 है, ये 3 बार आया, फिर 3 ये 4 बार आया, 3 4 5 बार, ओके। तो वही सीरीज़ है, बस 1 यहाँ पर मिसिंग है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करके चेक करते हैं, बट यहाँ पे 1 है नहीं तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या हो रख सकते हैं, ये a का नंबरिंग क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि z है, उसको अगर 1 देते, बट यहाँ पर 2 है तो हमने तो 1 ऑलरेडी माइनस कर दिया, तो a का नंबर आना था 26, लेकिन होगा क्या 27, ठीक है। तो 27 देन 28 डिवाइडेड बाई 2 -1, n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इसलिए 2 1 2 2 4 8, और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाई 40, 4 7 28, 4 दूनी 8 9 10, 27 ये 8 ये 378, 378 -1 तो 377, तो इतने टर्म्स होंगे। मिडिल टर्म निकालना है तो 377 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2 8 16 8 16, तो 189th टर्म पे आना है तब मिडिल टर्म होगा। अब 189th टर्म है कौन सा ये पता करना है, तो ये देख लेते हैं कि टोटल 377 टर्म्स है, 27 टाइम्स a था, ओके इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 0 5 3, फिर 26 टाइम्स b था होगा, उसको भी माइनस कर दो, फिर 10 ये 4 3 2 4, अब 25 टाइम्स c था होगा, उसको भी माइनस कर देता है, 14 ये 1 7 8 9 10 11 12 13 14, 24 टाइम्स d 5, हम लोग तब तक जाएंगे जब तक 189th नहीं आ जाता है ना,
डी ई 2 5 2 ए बी सी डी ई एफ जी फिर एच। तो ये रहा 189th टर्म आ गया। ओके, तो एच तक वाला हमने सब माइनस कर दिया, तो अगला जो भी होगा वो क्या होगा, आई होगा। तो आई विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि जितने भी एच थे उन सबको तो माइनस कर दिए, तो उसके बाद एच के बाद आना था क्या, आई। तो आई विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, ये टाइम टेकिंग तो है, बट क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा, पहले क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमको ये बताना है कि क्या पी ग्रेटर है देन क्यू, ये है या नहीं, ये बताना है। तो स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे देखते हैं हम कि क्या हम बता पा रहे हैं नहीं। पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, इससे कैसे बताया कि पी ग्रेटर है या क्यू। इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि मान लेते हैं, चलो 3 दूनी 6, अब यहाँ पे तो पी ग्रेटर है, अब मैं -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 करूँ तो भी तो 6 ही आएगा, और वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा। और पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो क्यू बड़ा है पी से, तो इसके बेसिस पे तो मैं नहीं डिटरमाइन कर सकती कि कौन बड़ा है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, तो इसके बेसिस पे क्या ये बता सकते हो कि पी बड़ा है क्यू से, नहीं। अगेन यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो चलो 9 और ये 4 सही है, बट यहीं पे -3 का कर दूँ और ये -2 कर दूँ, तो यहाँ पर अगेन यही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पी देखो ना, पी की वैल्यू तो -3 है और क्यू की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर तो क्यू बड़ा है। तो इन दोनों केस में तो गलत हो जा रहा है, फिर दोनों ही हो जा रहा है कि एक बार पी बड़ा आ गया, एक बार क्यू बड़ा। बट हमको एकदम सर्टेनिटी के साथ बताना होगा कि पी बड़ा है क्यू से है या नहीं, यस और नो में आंसर होना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ एक केस में तो बड़ा हो रहा है एक केस में छोटा, ये नहीं। तो स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट नहीं है। अब फिर दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो अगेन दोनों को कंबाइन करने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों में ही सेम कंडीशन में फंस रहा है। तो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक, फिर अगला यहाँ पर बोल रहा है कि p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर इज़ ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर, जहाँ पे p क्यू आर है वो इंटीजर्स है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p से p तो कैंसिल हो गया। अब ऐसे इनइक्वालिटी के भी कैंसिल नहीं करते, बट कि यहाँ पे इधर भी माइनस कर देंगे इधर भी माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली वही ही हो रहा है ना। तो q प्लस क्यू इधर आ जाएगा r प्लस आर, 2q 2r, q इज़ ग्रेटर देन r। तो ये है या नहीं ये बताना है। इज़ दिस पॉसिबल, यस और नो, इतना सिंगल आंसर बताना है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर बोल रहा है कि p माइनस क्यू इज़ पॉजिटिव, p माइनस क्यू पॉजिटिव, इसका मतलब तो p इज़ ग्रेटर देन q, तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट इसके बेसिस पे मैं ये नहीं बता सकती कि q एंड r के बीच का क्या रिलेशन होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, p माइनस आर इज़ नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि r इज़ ग्रेटर देन p। तो इसके बेसिस पे भी मैं नहीं बता सकती कि q एंड r का रिलेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो p एंड r के बीच का रिलेशन बस पता है मुझे। अब दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूँ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो क्या बनेगा इक्वेशन, p इज़ ग्रेटर देन q एंड r इज़ ग्रेटर देन p। तो इससे क्या पता चला कि r इज़ ग्रेटर देन q। तो अब मैं बता सकती हूँ कि येस, मतलब q बड़ा है पूछ रहा था तो नहीं, r बड़ा है तो नो, दिस रिलेशन इज़ नो। तो यस कि दो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों को यूज़ किया मैंने, फिर बता पाई मैं आंसर। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक, फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये तो इसके लिए जगह चाहिए, ये थोड़ा टफ भी है, बाकी भी और भी है। व्हाट इज़ द नंबर, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, इन अ पार्टी, पहले स्पेस ही क्रिएट कर लेती हूँ मैं। इन अ पार्टी 75% टुक टी, 75 ने क्या लिया है, टी लिया है,
and 60% took coffee, 15% took both tea and coffee. No one taking milk takes tea. तो जिसने भी मिल्क लिया है उसने टी नहीं लिया, मतलब कि मिल्क का सर्कल टी के सर्कल से ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं होगा. Each person takes at least one drink, और हर एक पर्सन ने कम से कम एक ड्रिंक तो लिया ही है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, कितने पर्सन थे. स्टेटमेंट 1 में बताया कि 50% टुक मिल्क, 50% ने मिल्क लिया है. तो क्या इसके बेसिस पे बता सकते हैं. पहले एक बार सर्कल बनाते हैं. चलो, ये टी का सर्कल बना दिया, ये मिल्क का नहीं कॉफ़ी का, ये वाला टी एंड कॉफ़ी कंबाइन वाला 15. तो टी का कितना था 75, तो ओनली टी वाले कितने हो गए 75 माइनस 15 60, और ओनली कॉफ़ी वाले कितने हैं. तो यहाँ पर कॉफ़ी वाले 60 थे, माइनस 15 45 हो गए ओनली कॉफ़ी वाले. ठीक. और हमको ये बोला गया कि जिसने मिल्क लिया है उसने टी नहीं लिया है, तो मिल्क वाले को इधर बना लेते हैं. ठीक है. अब ये मान लेते हैं कि मिल्क एंड कॉफ़ी वाला जो ओवरलैप वाला रीजन है उसकी वैल्यू है x, और ओनली मिल्क वाले वैल्यू है उसकी वैल्यू है y. ठीक है. तो अब इसमें जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा. टोटल कितने हैं ये नहीं पता अभी अपने को, है ना. टोटल कितने पर्सन अटेंड किए हैं, मान लेते हैं कि वो p है. ठीक. तो अब सबको ऐड कर लेते हैं. 75 प्लस 75 नहीं, ये वाली वैल्यू आएगी 60 प्लस 15 प्लस 45 प्लस x प्लस y, ये वैल्यू आएगी. ये टोटल पर्सन हो जाएंगे. ऐड कर लेते हैं इनको. तो 60 70 80 90 100 110, फिर ये 120, तो 120 प्लस x प्लस y, ये इक्वेशन है. अब हमको ये बता दिया कि मिल्क 50 लोगों ने लिया है, तो ये मिल्क है, ओनली मिल्क वाले नहीं है ना. हाँ, ये मिल्क वाला बताया अपने को. मिल्क वाला रीजन कितना है x प्लस वाई है. तो स्टेटमेंट 1 में हमको इन्फॉर्मेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. तो x प्लस वाई 50 अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट जो इक्वेशन फर्स्ट है ये तो गलत बनाया है. x प्लस वाई नहीं है ना यहाँ पर, 120 ये यहाँ पर ऐड किया हमने. ये मिल्क वाला रीजन, ये x वाला डबल काउंट हो गया ना, क्योंकि हमने जब यहाँ पर ये वाला रीजन काउंट कर लिया था तो x ऑलरेडी काउंट हो चुका था. देखो ये वाला, तो x को और लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये इधर में ही काउंट हो गया था, ओनली c वाले में, इधर वाले में. तो x और नहीं आएगा. ठीक है. तो y बस आएगा, और हमको वैल्यू दी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50. ठीक. बट इससे हम नहीं निकल पाएंगे कि कितने पर्सन ने अटेंड किया था, क्योंकि x प्लस वाई में 2 अननोन है और पर्सन निकालने के लिए एक अननोन तो y है, और y की वैल्यू हमको पता नहीं है. तो यहाँ पे तो अगर दोनों इक्वेशन को यूज़ भी करते हैं तो 1 2 3 अननोन हो जाएंगे. तो 3 अननोन 2 इक्वेशन नहीं हो सकता सॉल्व. तो स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं. नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज़ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक द मिल्क ओनली. मिल्क ओनली वाले जो हैं उनका 5 टाइम्स है जितने पर्सन ने अटेंड किया. नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज़ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली. ठीक. मिल्क ओनली वाले रीजन वाला कौन सा है, ये वाला है y. तो y ये 5p. अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, एक ही 2 अननोन है 2 इक्वेशन, तो ये पता चल गया कि हम इससे निकाल सकते हैं. तो अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे तो मैं आंसर कर सकती हूँ कि कितने पर्सन थे. तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, बट कांट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन. ठीक है. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर, 3 डिजिट नंबर है बोल रहा है, तो वो कौन सा नंबर होगा. तो 3 डिजिट नंबर कोई भी मान लेते हैं XYZ है, तो वो नंबर क्या है, एग्जैक्ट नंबर हमको बताना है. ठीक है. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट. सम है नंबर का, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर सम है नंबर का वो इक्वल हो रहा है प्रोडक्ट के, तो ये एक ही बस केस पॉसिबल है. 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3. इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं जहाँ पर
समेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से हमेशा वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाती है। जैसे आप ट्राई भी कर सकते हो, 2 2 3 4 को ही ट्राई कर लो तो समझ आ जाएगा। तो 4 5 6 7 8 9 और ये 4 4 दिया 12 12 24। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और नंबर बढ़ाते जाओगे तो बहुत बढ़ जाएगा। ये वाला इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि 1 था, ठीक है, एक वैल्यू 1 है इसलिए। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 6 और ये भी 6। तो 1 2 3 है, बट वो नंबर क्या होगा? अब 1 2 3 से तो कोई सा भी नंबर बना सकती हूँ मैं। 1 2 3 3 2 1 ऐसे करके 6 पॉसिबिलिटी होगी। तो एग्जैक्ट नंबर क्या मैं बता पा रही हूँ? नहीं, इससे तो नहीं बता पाई। स्टेटमेंट 1 तो अलोन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऐसे तो 6 पॉसिबिलिटी है जिसमें समेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो रहा है 1 2 3 डिजिट्स को लेके। तो डिजिट्स तो हमको पता चल गया, लेकिन एग्जैक्ट वो नंबर क्या होगा वो मैं नहीं बता सकती स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो एक्स वाई जेड क्या होगा? द नंबर इज डिविजिबल बाय द, ये नंबर है वो डिविजिबल है बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो ऐसे तो कितनी सारी वैल्यूज़ होंगी जिनमें एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, 3 6 9 और 3 + 6 + 9। तो फिर ये इससे डिविजिबल होगा। चलो ये तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू होगी ना, तो हम ऐसे 3 डिजिट कहीं से भी कैसे लेके आ सकते हैं? तो उनमें से एक वैल्यू ऐसी बतानी है तब तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम 1 2 3 वाला स्टेटमेंट 1 2 3 क्यों नहीं यूज़ करें? क्योंकि वो स्टेटमेंट 1 का इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टेटमेंट 2 में यूज़ नहीं करना है। स्टेटमेंट 2 अलोन से देखें तो ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जिनसे 3 डिजिट के नंबर ऐसा बना सकती हूँ मैं जिनमें एक्स वाई जेड है वो x + y + z से डिवाइड भी हो जा रहे हैं, है ना। तो इस स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे तो नहीं बता सकती, बट दोनों को कंबाइन करो तो अब दोनों को कंबाइन करो तो वैल्यूज़ 1 2 3 से कौन कौन सी पॉसिबल है जो उसके समेसन से डिवाइड हो जाए। तो दोनों के समेसन से आ रहा है 6, और वो नंबर कौन कौन सी है? तो नंबर हमारे पास पता है कि 6 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, 1 2 3 और कौन कौन सा 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1 3 4 5 6 पॉसिबल वैल्यूज़ है। अब उसको क्या से डिवाइड करना है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से कौन कौन सा डिवाइड होगा? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड तभी होगा जो इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर यहाँ पे 1 और ये 2 है। और 3 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि समेसन जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो समेसन इसका 6 है सम करने पे, और 3 से तो दोनों ही डिवाइड हो जा रहा है। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ एक्स वाई जेड की आ रही है। तो दोनों स्टेटमेंट यूज़ करने के बावजूद मैं 2 नंबर पे आ गई, लेकिन कौन सा वो यूनिक नंबर होगा? 3 डिजिट का एक नंबर बताना था, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि दोनों ही सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो सारे स्टेटमेंट यूज़ करने के बावजूद मैं उस यूनिक 3 डिजिट नंबर के बारे में नहीं बता पा रही हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा आंसर? द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। अगला क्वेश्चन, इसके लिए भी जगह बनाना पड़ेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? फॉर 5 चिल्ड्रन। अब ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं दोनों स्टेटमेंट में यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन वाले में, चलो अगर ये वाला इसमें बस दिया रहता तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 के लिए यूज़ करती। ये तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो रहा है? फॉर 5 चिल्ड्रन विथ एजेस ABCDE एनी 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2 ईयर्स। तो हर दोनों के बीच में 2 ईयर का डिफरेंस है, और ई सबसे क्या होगा? ओल्डेस्ट होगा, तभी ना 2 साल का डिफरेंस है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो यंगेस्ट चाइल्ड का एज क्या है बोल रहा है। तो यंगेस्ट चाइल्ड यहाँ पर कौन है? अभी ये पता नहीं है लेकिन कि किसका ये एज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बस डिफरेंस 2 है ये बताया है, ठीक है। तो यंगेस्ट को पता करना है अपने को, यंगेस्ट का एज ये पता करना है। तो स्टेटमेंट 1 में बताया कि द एज ऑफ द, अब पहले इसको ये लिख लेते हैं AB, इसको BCDE, 2 का डिफरेंस है। अभी ये नहीं पता है कि ये 8 होगा कि ये 8 होगा, है ना। स्टेटमेंट 1 बोला
कि द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। जो एज है एल्डेस्ट का जो एज है वो 3 टाइम्स है यंगेस्ट का। ओके फॉर 4 चिल्ड्रन विथ एजेस A B C D E एनी 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2 ईयर्स। तो अगर 2 से डिफर कर रहा है तो इसको मैं अगर x मान लेती हूँ कि मान लेते हैं ए का एज x है तो इसका एज x+2, इसका x+4, इसका x+6, इसका x+8। अब वैल्यू रख के देखते हैं। तो एल्डेस्ट कौन दिख रहा है यहाँ पे x+8, 3 टाइम्स द यंगेस्ट तो x। यहाँ पे किसका एज निकालना है यंगेस्ट का, और यहाँ पे यंगेस्ट कौन दिख रहा है ये, तो x की वैल्यू निकालनी है, ये तो निकल ही जाएगा x+8 3x 8 2x 4 तो 4 तो स्टेटमेंट 1 से ही आ गया आंसर। ये तो स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज़ 8 ईयर। एवरेज एज चिल्ड्रन का 1 2 3 4 5 है। अगर ये सक्सेसिव सीरीज़ है ना, देखो 2 का ही डिफरेंस है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो मिडिल टर्म होता है वही एवरेज होगा और वही क्या होता है उसका एज होता है। एवरेज ही मिडिल टर्म होगा ना, तो कितना बता दिया है 8। तो फिर इसके बेसिस पे यंगेस्ट नहीं बता सकती क्या, मैं बता सकती हूँ। 2 का ही तो डिफरेंस है तो 6, अगला 2 के डिफरेंस में 4। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से भी बता पाई मैं इसका आंसर, और स्टेटमेंट 2 से भी 2 अलोन से भी मैंने बता दिया कि यंगेस्ट का एज क्या होगा 4 ईयर होगा। तो दोनों ही अकेले अकेले सफिशिएंट है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कांट बी आंसर यूजिंग अदर, नहीं ये नहीं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करो आप आंसर बता पाओगे, ये है। फिर अगला क्वेश्चन द पैसेज 65 नंबर क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बाकी यार, 1 2 3 4 5 6 और भी है। इतना बोर लग रहा है मुझे इसे सॉल्व करते हुए। कहाँ है यार, in an examination the maximum marks for each of the 4 papers namely P Q R S और 100। कोई एग्जामिनेशन हुआ जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स का है। 1 2 3 4 पेपर हुआ तो हर एक पेपर का 100 मार्क्स है ना, ईच ऑफ दी 4 पेपर नेमली। तो टोटल 4 पेपर का 400 मार्क्स हो जाएगा। और मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट आर इन इंटीजर्स, ठीक है, मतलब इंटीजर में है, डेसिमल में कोई मार्क्स नहीं लेके आया। स्टूडेंट कैन स्कोर 99%। 99% कितना मार्क्स हो गया फिर, 396 वही होगा ना, 6 ठीक। तो डिफरेंट वेज इन हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एन, तो वो 396 मार्क्स कितने तरीके से ला सकता है। अब या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या फिर ऐसे कर लो कि 4 नंबर कटाने ही है ना उसको। तो P + Q + R + S ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से 4 नंबर कैसे कटाए, तो कितने तरीके हैं तो ये कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, इस इक्वेशन के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ये नहीं बोला कि मिनिमम इतना मार्क्स तो मिलेगा ही, है ना, तो 0 भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। तो पहले कितने नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 4 प्लस उनमें से एक माइनस करना होता है या फिर साइन को कैलकुलेट करना, तो वही मतलब है। साइन कितने 1 2 3 और वही साइन नीचे भी आ जाता है। तो 7 C 3 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 6 5 4 यही आंसर। तो 7 पन्ना 35 35 विल बी द करेक्ट आंसर। तो n = 35 तरीके से वो किया जा सकता है, वो 4 नंबर कटा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है अ फ्लैग टू बी डिज़ाइन विद द 4 हॉरिजॉन्टल 1 2 3 एक और 4 स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल द कलर रेड ग्रीन येलो। रेड ग्रीन येलो 3 ही कलर दिया अपने को। What is the number of the different ways in which this can be done so that no adjacent strips have the same color? 2 adjacent strips उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए, मतलब ये रेड कर दिए तो ये रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार भी है ना, एडजेसेंट वाले सेम कलर नहीं होने चाहिए। तो पहले में कितने तरीके हैं,
3 तरीके हैं भाई, शुरू वाले में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तीनों कलर कोई से भी कर लो। बट जैसे अगले वाले में आऊँगी मैं, तो जहाँ जो कलर यहाँ पे हो गया वो यहाँ नहीं हो सकता, मतलब 2 तरीके ही बाकी हैं। अब यहाँ पे आऊँगी तो क्या कितने तरीके थे, टोटल 3 तरीके थे, लेकिन ये वाला कलर जो यहाँ यूज़ हो गया वो यहाँ नहीं आ सकता, बाकी ये वाला तो हो सकता है, तो 2 तरीके अगेन। यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 3 तरीके थे, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ हो चुका है वो नहीं आ सकता यहाँ, तो अगेन 2 तरीके। तो चारों को ही हमको पेंट करना ही है, तो एंड वाला कंडीशन है, ठीक है। 3 को भी, ये वाले भी, 2 भी एंड 2 भी, तो कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 24, 24 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर करता है 4 मीटर इन द लेंथ ब्रेथ टाइल साइज, इसको नहीं करते हैं, काम का भी नहीं है, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है, क्योंकि ऐसे ऐसे करके अरेंज करना पड़ेगा, ये फलाना ढमकाना, एग्ज़ाम हॉल में भी करने लायक नहीं है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 पर्सन्स PQRST, वन ऑफ देम PQRST, वन ऑफ होम हैज़ टू बी असाइंड 1 टास्क, सबको एक एक टास्क तो मिलेगा ही, ठीक है। नीदर P नॉर Q कैन बी असाइंड टास्क 1, तो टास्क 1 को हम किसको नहीं दे सकते, टास्क लिख लेते हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5। टास्क 1 है उसको किसको किसको नहीं दे सकती मैं, P को नहीं दे सकती, Q को नहीं दे सकती, बट R, S एंड T को तो दे सकती हूँ, ठीक। फिर टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू ईदर R और S, इसको R या S को ही देना है और किसी को नहीं दे सकती। तो कितने तरीके हैं असाइनमेंट पूरे करने के, तो टास्क 1 तो 3 तरीके से दिया जा सकता है, बट जैसे ही यहाँ पहले टास्क 2 को ही देख लेते हैं। टास्क 2 है वो, उसको कितने तरीके हैं, 2 वेज है, ठीक है। टास्क 1 के कितने तरीके हैं, 3 तरीके थे, लेकिन कोई भी एक टास्क इधर दे दिया गया R और S में से, वो यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, तो इधर 2 ही तरीके बचे इफ़ेक्टिवली, है ना, क्योंकि R और S तो इधर आएगा ही आएगा, कोई ना कोई एक, तो जैसे ही कोई एक आ गया तो इधर ऑप्शन, चलो R आ गया इधर, तो R तो हट गया ना, तो 2 ही ऑप्शन बचे, ऐसा है। और इधर तो बाकी बचे ऑप्शन, क्योंकि 2 इधर आ गए, तो 2 इधर आ चुके हैं, मान लेते हैं कि R यूज़ हो गया, और जो S इधर यूज़ नहीं हुआ था वो इधर हो गया, तो अब कितने बचे, 3 ही तरीके हैं, और एक इधर आ गया उन 3 तरीक़ों में से, तो 2 इसके पास बचे, एक इसके पास बचे, तो टोटल कितने हो गए, सबको एक एक टास्क तो देना ही है, तो एंड वाला कंडीशन है, तो 2 × 2 × 3 तो 2 × 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24, अगेन 24। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं बहुत बोर हो गई, इसको आगे नेक्स्ट में करेंगे।